सभी को नमस्कार दोस्तों। करंट अफेयर वीडियो में आपका स्वागत है। 15-20 दिन का जो करंट अफेयर बाकी था आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। बिल्कुल आसानी से हम पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो में आज 20 नवंबर तक का इसमें करंट अफेयर शामिल है, ठीक है। और बहुत सारे बच्चों का एक कमेंट होता है कि सर क्या ये करंट अफेयर की जो हमारी वीडियो है सफिशिएंट है। तो मैं हमेशा उनको कहता हूँ कि ये सफिशिएंट नहीं है। जैसे अभी भी कह रहा हूँ कि आप ना मंथली अपनी मैगजीन जो पढ़ रहे हो, आप विजनाइज की पढ़ रहे हो या दृष्टि की पढ़ रहे हो, ठीक है, अपना जो करंट अफेयर की मैगजीन है वो कंटिन्यू रखना। केवल अपने वाली वीडियो से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जो अपने वाले वीडियो है ना, मैं क्या करता हूँ उनमें जो द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस में अच्छे आर्टिकल आते हैं उनका यहाँ पे डिस्कशन कराता हूँ, जो आपकी प्री और मेंस दोनों एग्जाम में काम आएंगे। विशेषकर ये टॉपिक आपके मेंस में ज़्यादा काम आएंगे, ठीक है। तो जो पहला हमारा टॉपिक है वो है ओवरशूट कार्बन को लेकर। जैसे कई बार चर्चा में रहता है कि जो भी क्लाइमेट के सम्मेलन होते हैं, अभी भी जैसे अभी होने वाला है, ठीक है, तो इनमें बहुत सारी चीज़ें निकल कर आती है उसके बारे में। तो इसमें बताया गया कि बहुत सारे जो विकसित राष्ट्र हैं जिन्होंने अपना टारगेट लिए थे, जैसे एनडीसी टारगेट, यानी जो अपनी तरफ से टारगेट लेते हैं कि हम इतना कार्बन जो इमिशन है कम करेंगे, उन टारगेट में काफ़ी मतलब फेलियर नज़र आया यहाँ पे। तो जैसे हम इसको देखते हैं, हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी, क्योंकि हमारे लिए प्रीलिम्स एग्जाम में ये रिपोर्ट वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक दिल्ली स्थित थिंक टैंक का कौन सा, काउंसिल फॉर एनर्जी, इन्वायरमेंट एंड वाटर, ठीक है, इसके द्वारा, ठीक है, काउंसिल फॉर एनर्जी, इन्वायरमेंट एंड वाटर, इसके द्वारा एक रिपोर्ट आई है। उसमें क्या बताया गया है, इस अध्ययन में क्या बताया है कि कार्बन उत्सर्जन के 3/4 के लिए जिम्मेदार विकसित देश 2030 में 38% अधिक कार्बन उत्सर्जित करेंगे। यानी उन्होंने जो भी टारगेट रखे थे, जैसे एग्जाम्पल के लिए यूएस ने 2030 तक जो अपना लक्ष्य रखा था कि हम 50% कम करेंगे, लेकिन वो भी मतलब पिछड़ता नजर आ रहा है। जैसे रूस ने ये टारगेट रखा था इतना कम करेंगे, लेकिन उनके जितने भी देशों के लक्ष्य हैं वो कहीं ना कहीं अपने लक्ष्यों से भटकते नजर आ रहे हैं। हम जापान का कह सकते हैं कि उन्होंने इतना टारगेट रखा तो वो लगभग अपने लक्ष्य को अचीव करते नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे जापान और जो कजाकिस्तान है वो लगभग अपने जो टारगेट है वो अचीव करते नजर आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कभी ऐसा क्वेश्चन मेंस के एग्जाम आ गया तो वहाँ पे आपके पास डाटा होना चाहिए। इसमें क्या लिखा है कि कार्बन उत्सर्जन के 3/4, लगभग जो 75% कार्बन उत्सर्जन है उसके जिम्मेदार कौन है, विकसित देश कह सकते हैं। और ये क्या कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं जो उनके टारगेट थे उनमें पिछड़ते नजर आ रहे हैं, यानी अभी भी उनका कार्बन उत्सर्जन में योगदान बहुत ज़्यादा है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जैसे अभी आप जानते हो कि COP28 का जो सम्मेलन है कहाँ होने वाला है, दुबई में होने वाला है। अभी दुबई में होने वाला है जो जलवायु परिवर्तन संयुक्त राष्ट्र जो फ्रेमवर्क कन्वेंशन है, COP28 है, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे चर्चा में होने वाली है। तो इसमें ये बताया गया कि इसके दिन से पहले ये जो दिन आया है उसमें पता लगा है कि लगभग इस ओवरशूट का 83% जिम्मेदार कौन है, अमेरिका, रूस और यूरोपीय संघ के कारण होगा। मतलब कहीं ना कहीं अभी भी इनका कार्बन जो उत्सर्जन है उसमें बड़ा योगदान है। और अभी जैसे COP28 होगा तो इस पर हम अच्छे आर्टिकल देखेंगे। बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन प्री और मेंस दोनों में आते हैं, ठीक है। तो इसमें काम का क्या है, एक तो ये संस्था काम की है, कई बार ऐसी मतलब जो होती है इन्वायरमेंट से जुड़ी हुई जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उनके क्वेश्चन आ जाते हैं, और ऐसे फैक्ट और डाटा आपको मेंस के एग्जाम में खुद से इस्तेमाल करने होते हैं, ठीक है। आगे क्या है, अभी एक नई मशरूम की जो प्रजाति है, स्पीसीज है, वेस्टर्न घाट में उसका पता लगा है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन कितनी इंपॉर्टेंट है, आपने पहले भी देखा होगा क्वेश्चन 2021 या 22 की कौन सी एग्जाम आया था, गुच्ची वाला क्वेश्चन आया था 22 के एग्जाम में ना, गुच्ची मशरूम जो आया था, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या कहते हैं, उसके हिसाब से आपको अपनी स्टडी करनी होती है। तो जो नया मशरूम मिला उसकी क्या विशेषता है उसको देखते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ मिला है, तिरुवनंतपुरम के जो पालोड में क्या है, एक जवाहरलाल नेहरू उष्णकटिबंधीय वनस्पति उद्यान है और अनुसंधान संस्थान है। वहाँ के उस परिसर में क्या पाया गया है, एक छोटा मतलब आप कह सकते हो शहद पीली टोपी वाले एक छोटे नाजुक दिखने वाले मशरूम की एक नई प्रजाति का पता लगा है। इसका नाम अभी देखेंगे क्या नाम है इसका, ठीक है। इसका नाम क्या है, कैंडोलेमाइसिस, अजीब सा नाम है ठीक है, रख लेना, याद ध्यान रखना इसको। और अल्बोस्क्वामोसस इसका ये नाम है, अजीब सा नाम है लेकिन पढ़ लेना आप, ठीक है, इस नई प्रजाति का। तो नई प्रजाति को इसके पायल से टोपी पर सफ़ेद ऊनी स्केल जैसी संरचनाओं के लिए इसका ये नाम दिया गया है, ठीक है, अल्बोस्क्वामोसस नाम दिया गया है, ठीक है। लगभग कितना है, 58 मीटर की इनकी ऊंचाई है मशरूम की। और ठीक है, ये आराम से इनको देखा, हनी येलो केप वाला इसको कहते हैं, ठीक है। और भारत में पहले रिपोर्ट की गई क्या है, जीनस सेतिरेला की 7 प्रजातियों को आप क्या कहते हैं, कैंडोलेओमाइसिस के रूप में मान्यता दी गई है। थोड़े से अजीब सा नाम है लेकिन ठीक है, साइंटिफिक नाम है इनका, थोड़ा पढ़ने में अजीब से होते हैं लेकिन
ज़्यादा याद नहीं रखना, मोटा मोटी ध्यान रखना कि क्या कौन सी प्रजाति कहाँ पे मिली है, क्योंकि ऐसा एक क्वेश्चन हर बार आ जाता है, कभी कोई केले की प्रजाति का, कभी कोई मकड़ी की प्रजाति या मछली की प्रजाति, ऐसे क्वेश्चन अक्सर यूपीसी प्री में आते हैं, इन्वायरमेंट को लेकर आते हैं। ठीक है, तो इसकी खोज की गई है। ठीक है, ज़्यादा कोई खास नहीं है ये, नॉर्मली ये पता रखना है कि कौन सी प्रजाति कहाँ मिली है। कई बार तो सिंपल ये क्वेश्चन आते हैं कि वेस्टर्न घाट में मिला है या अंडमान निकोबार द्वीप में मिला है या ईस्टर्न घाट में मिला है, सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं इसके। आप देखो ये, ठीक है, आप इसकी संरचना भी दे सकते हो। आगे बढ़ते हैं। ये दोनों टॉपिक जो हमने ऊपर वाले देखे ना, ये प्रीलिम्स एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, मेंस में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्री में ये ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अभी ये काफ़ी चल रहा है जलवायु परिवर्तन को लेकर, विशेषकर अभी जैसे अपने शहरों में देखना, आप दिल्ली या मुंबई में देखना, बहुत ज़्यादा वायु प्रदूषण की समस्याएं देखने को मिल रही है, तो ये देखना ज़रूरी है। इसके अलावा कई सारी रिपोर्ट ऐसी आती है, जैसे एक क्या है, एक स्विस की आप कह सकते हो वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी, क्या नाम है, IQ एयर द्वारा एक जारी वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट। अब देखो ये कहाँ काम आएगा, वेरी मोस्ट है, वेरी मोस्ट कहाँ पे आएगा, यूपीसी प्रीलिम्स में काम आएगा। इसके अलावा मेंस में भी आप अपनी तरफ से इनको एज एग्जांपल बता सकते हो कि हाल ही में कोई ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया, वायु प्रदूषण का क्वेश्चन आ गया, तो इंट्रोडक्शन में डाल देना कि इस रिपोर्ट के अनुसार, जैसे कौन सी रिपोर्ट है, एनुअल वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, वार्षिक जो है विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट कौन जारी करता है, ये IQ एयर, ये कहाँ की कंपनी है, एक स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी है। ठीक है, इसने कुछ रिपोर्ट जारी की है जिसमें बताया कि भारत सबसे खराब वायु गुणवत्ता सूचकांक वाले देशों में 8वें स्थान पर है। और इसमें यह भी इम्पोर्टेंट बताया गया है कि जो दुनिया के सबसे 20 प्रदूषित शहर है उस सूची में उत्तर भारत के 14 शहर हैं। अब देखो ये रिपोर्ट कितनी इंपॉर्टेंट है। जब भी मेंस के एग्जाम में वायु प्रदूषण का कोई क्वेश्चन आ जाए, शहरी जो वायु प्रदूषण है उसका क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो उसके अंदर आप क्या करोगे, ये रिपोर्ट देके बता सकते हो, कोई भी रिपोर्ट जो आपको लगता है। ये रिपोर्ट भी इंपॉर्टेंट है कि इस रिपोर्ट के अनुसार ये हालात हमारे हैं। ठीक है, और प्री में क्या क्वेश्चन बनेगा, जैसे कौन सी रिपोर्ट कौन जारी करता है, उस रिपोर्ट में क्या क्या बताया गया है, तो ये रिपोर्ट आ सकती है कि जो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट है कौन जारी करता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अलावा जैसे इसमें क्या बताया गया, विशेषकर अभी क्या है, जो हमारा सिंधु गंगा मैदान है, हर साल हम देखते हैं सर्दियों में विशेषकर, इस समय क्या होता है, हम जानते हैं कि इस समय उत्तर भारत में ठंडा मौसम है, और इस समय क्या होता है, जो वाष्पीकरण होता है, जैसे वायु जो जलवाष्प होता है, ये क्या होता है, जल्दी ही सतह के आसपास क्या होता है, ठंडा होने लगता है। तो एक तरह से आप कह सकते हो इस समय जो बादल है, नमी है, संघनन है, वो धरती के आसपास होने लगता है। कहीं ना कहीं फिर ये होता है कि जो इस समय प्रदूषण वाली चीज़ें हैं, जो भी धुआं है या अन्य चीज़ें हैं, वो किसके साथ मिल जाते हैं, आप कह सकते हो जो ओस है या जो छोटे हल्के जो बादल बनते हैं उनके साथ मिलके एक बड़ा, मतलब आप कह सकते हो प्रदूषण वाला एरिया बना देते हैं। तो ये बात सही है कि इस समय सिंधु गंगा मैदान में हर साल ये होता है कि एक प्राकृतिक संरचना बनती है, यहाँ पे एक क्लाइमेट ऐसा बनता है कि उसमें ऐसी नेचुरल फिनोमेना बनता है। ठीक है, तो इसमें क्या पूरे लगभग इसमें वायुमंडलीय जो स्थिति है एक समान बनी रहती है, और इसमें विशेषकर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश की इसमें क्या होता है, एयर शेड आता है काफ़ी यहाँ पे। इसमें और भी अन्य कारक इसको ज़्यादा हानिकारक बनाते हैं। जैसे इसमें क्या होगा कि जैसे पंजाब हरियाणा में पराली जलाएंगे तो विशेषकर दिल्ली के आसपास ऐसा क्या बन जाएगा, ऐसा गैस चैम्बर बन जाएगा। ये अभी हम देख रहे हैं कि वहाँ का जो वायु गुणवत्ता सूचकांक है उसमें देख रहे हैं कितनी प्रदूषण की समस्याएं हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे कारक है, जैसे हम जानते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे, मतलब आप कह सकते हो इंडस्ट्री हो सकती है, या परिवहन का बहुत ज़्यादा उत्सर्जन होता है, या यहाँ पे जो रियल इस्टेट है उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा मिट्टी या जो आवास बनते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें आती है, बायो, इसके अलावा बायोमास का जलाना हो गया, कई सारे ऐसे कारक है जो इसको और ज़्यादा खतरनाक बना देते हैं। नेचुरल फिनोमेना ये काम करता है कि क्लाइमेट ऐसा होने लगता है इस समय, ठीक है, लेकिन उसके अंदर और सारी चीज़ें मिलकर क्या बनाते हैं, इसको और ज़्यादा खतरनाक बना देते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, टॉपिक आते हैं, तो आप थोड़ी नज़र रखना। प्री और मेंस के हिसाब से दोनों इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। ठीक है, दोनों के हिसाब से ये ज्वालामुखी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स एग्जाम में। लगता सामान्य, लेकिन जैसे न्यूज़पेपर में ये दिया गया था। ठीक है, इसकी लोकेशन भी हम देखने वाले हैं। ये जो ज्वालामुखी, इसका नाम भी अजीब सा है, क्ल्यूचेवस्कोय क्ल्यूचेवस्कोय, ये रशियन ठीक नाम है। इसको कई जगह ल्यूचेवस्कोय भी बोला गया, लेकिन यहाँ पे देखना क्ल्यूचेवस्कोय ज्वालामुखी कहाँ पे है, ये आप लोकेशन देखना। ये लोकेशन है रूस का, ये कौन सा एक प्रायद्वीप है, क्या तो नाम उसका, कमचटका ऐसा कुछ नाम है ना, वहाँ पे इसकी लोकेशन है। वर्ल्ड में आप लोकेशन देखना। कई बार सिंपल से आ जाते हैं कि ज्वालामुखी का ऐसा मिलान वाला क्वेश्चन आ जाएगा, मैपिंग वाला क्वेश्चन आ जाएगा। हाँ ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिख रखा है कमचटका, क्या कामचटका ऐसा कुछ है, ये यहाँ का प्रायद्वीप है। ठीक है, वहाँ पे ये ज्वालामुखी अभी हाल ही में फटा है। ठीक है, और ये क्या है,
ये आप कह सकते हो वन ऑफ द हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये एक्टिव वोल्केनो है और रूस के इस प्रायद्वीप पर, कमचटका जो प्रायद्वीप है वहाँ पे ये हाल ही में घटना घटी है। ठीक है, ओके। तो ये लोकेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने ये देखा होगा मैपिंग के क्वेश्चन आते हैं, विशेषकर आपने प्री एग्जाम में देखा होगा मैप के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये लोकेशन इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाती है। करंट लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी के अंदर देखना आप ऐसे लोकेशन के क्वेश्चन पहले भी आए हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये है नेक्स्ट जो टॉपिक है, गिविंग द अर्बन इंडियन ए बेटर लाइफ। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हाल ही में क्या हुआ है, विश्व शहर दिवस 31 अक्टूबर को मनाया गया। एक तो प्री एग्जाम में से इंपॉर्टेंट है, इसकी थीम क्या है, सभी के लिए सतत शहरी भविष्य का वित्त पोषण। ठीक है, फाइनेंसिंग सस्टेनेबल अर्बन फ्यूचर फॉर ऑल, ये इसकी क्या है, थीम है। ऐसे क्वेश्चन आए हैं पहले भी, ऐसे क्वेश्चन हैबिटाट और शहरी हैबिटाट को लेकर ऐसे क्वेश्चन बने हैं प्री एग्जाम में। तो ये कब बनाया जाता है, इसकी थीम क्या है, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसमें क्या बताया गया है हाल ही में, दी एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट एट शिकागो, ये कौन सी रिपोर्ट रिलीज की गई किसके द्वारा, दी एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट एट शिकागो, EPIC के द्वारा एक रिपोर्ट ऐसी जारी की गई, उसमें बताया गया कि दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में 39 भारत में। अभी ऊपर क्या देखा हमने, उस रिपोर्ट में भी बताया गया 20 में से 14 भारत में, इसमें भी ये बताया गया। इसका मतलब जो शहरी, जो आप कह सकते हो शहरी इन्वायरमेंट है, उसमें बहुत सारी समस्या आ सकती है। और विशेषकर आप जानते हो प्रदूषण को लेकर जब ऐसी समस्या आती है तो जो सामान्य जनजीवन काफ़ी प्रभावित होता है। तो इससे क्या होता है, प्रदूषण से सीधे लोगों का स्वास्थ्य काफ़ी प्रभावित होता है। और इसमें बताया गया कि एक औसत भारतीय अपनी जीवन प्रत्याशा के 5.3 वर्ष खो देता है, और दिल्ली निवासियों के लिए तो ये है कि 11.9 है, यानी उनकी जैसे कुल आयु मतलब कितना जीते उनमें से ये इतनी कम हो जाएगा। मतलब यदि प्रदूषण की ऐसी समस्या रहती है तो कहीं ना कहीं लोगों का जो स्वास्थ्य प्रभावित होता है, उनकी आयु कम हो सकती है। ठीक है, ये रिपोर्ट में बताया गया है। तो ये भी आ सकता है कि ये रिपोर्ट मतलब किसने जारी की है, और ये भी आ सकता है कब मनाया जाता है, विश्व शहर दिवस कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, इसकी थीम क्या है। तो ये टॉपिक भी प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। मेंस के अंदर आप ये अपने से बता सकते हो, कोई भी रिपोर्ट आती है वो अपने से बता सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या बताया गया कि हमें इससे बुनियादी ढांचे का आजकल विस्तार करना पड़ेगा। एक समय ये हो रहा था कंक्रीट के जंगल बन रहे थे, कंक्रीट के जंगल में क्या हो रहा था, हम इन्वायरमेंट को इग्नोर कर रहे थे। जो वहाँ का आप कह सकते हो वन है, पारितंत्र है, जो वहाँ की वेटलैंड है, उनको हम नुकसान पहुँचा रहे थे। लेकिन अब ऐसा होने लगा है कि हम क्यों ना इन्वायरमेंट को साथ लेके चलें। जैसे सड़कें ऐसी बने, फुटपाथ वहाँ के ऐसे बने कि आसानी से जो वर्षा का जल है भूमि में चला जाए, हम वेटलैंड का संरक्षण करें। तो आजकल ऐसे मतलब बुनियादी ढांचे का बात होने लगी है कि साथ में इन्वायरमेंट को लेके चलें। तो हम जानते हैं कि हमारे जो शहर है उनकी समस्याएं काफ़ी बड़ी है, विशेषकर वहाँ के जो विकास डेवलपमेंट को लेकर जो भी एजेंसियाँ काम करती है। हमने पहले भी कई बार देखा है कि शहरों के अंदर जो समस्या आती है उसमें ये होता है कि जो शहरी विकास के लिए जितनी भी एजेंसियाँ काम करती है, ठीक है, चाहे वो एजेंसी आप कह सकते हो गवर्नेंस के लिए काम करे या फिजिकल रूप से जो भी कूड़ा करकट उठाते हैं, या ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे पानी की सप्लाई की बात आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है, इनमें आपस में समन्वय होना जरूरी है। ये सभी एजेंसी आपस में मिलकर काम करती है तो इससे समस्याएं कम हो जाएगी। ठीक है, तो अभी हमें क्या जरूरत है, टिकाऊ और पारिस्थितिक शहरीकरण की नीड है, हमें सस्टेनेबल एंड इकोलॉजिकल अर्बनाइजेशन की नीड है, जिसमें हमें क्या ध्यान रखना होगा, हमें अपने इन्वायरमेंट को भी साथ लेकर चलना होगा। ऐसा नहीं कि हमने देखा, विशेषकर जैसे चेन्नई का एग्जाम्पल देखते हैं अक्सर, तो चेन्नई के अंदर जो शहरी बाढ़ आई थी उसका एक बड़ा कारण बताया गया था कि वहाँ की जो प्राकृतिक वेटलैंड है उसका हमने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा दिया। यानी जब भी वर्षा आती है तो प्राकृतिक वेटलैंड क्या करता है, आसानी से जो जल होता है उसका अवशोषण कर लेता है या सोख लेता है। लेकिन जब हम उनको कंक्रीट से भर देंगे, वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना देंगे, तो वहाँ का जो नेचुरल फिनोमिना है या नेचुरल जो वहाँ का जो पानी जो बहना चाहिए था वो नहीं बह पाता है। तो वहाँ पे क्या आ जाता है, शहरी बाढ़ की समस्या आ जाती है। तो कहीं ना कहीं आजकल किसकी बात होने लगी है, ऐसे मतलब शहरों की बात होने लगी है जो सस्टेनेबल एंड पारिस्थितिक शहरीकरण की हमें बात होने लगी। ये कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये कीवर्ड आप मेंस के एग्जाम में लिखोगे तो उससे फ़र्क पड़ता है, आपके कितने शब्दों में जान है इससे फ़र्क पड़ता है कि आपके पास अच्छी शब्दावली हो। तो आजकल क्या किन चीज़ों में ध्यान दिया जाने लगा है कि जैसे हम पहले ध्यान नहीं देते थे कि जैसे शहरों में जो फुटपाथ बन रहा है, जो एक तरह से सड़कें बन रही है, वो इस तरह से बनती थी कि इन्वायरमेंट का उसमें ध्यान ही नहीं देते थे। आजकल क्या हो रहा है, इसमें ध्यान दिया जाने लगा है। विशेषकर आजकल ऐसा होने लगा है कि हर एक दृष्टिकोण से सोचा जाने लगा है। वैश्विक स्तर पर ऐसे शहर हमें मिलेंगे जहाँ पे अलग, जैसे सड़क, एक जो पैदल पथ होता है अलग से मिलेगा आपको, साइकिल चलाने के लिए अलग से मार्ग मिलेगा। ठीक है, इस हिसाब से विकास होने लगा है। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, आजकल हम जानते हैं कि जैसे शहरों में क्या होता है, बहुत सारी मतलब प्रदूषण की इकाइयाँ, या आप कह सकते हो शहरों के अंदर जो मोटर वाहन होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, प्राइवेट निजी वाहन बहुत ज़्यादा होते हैं, उनकी वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा उत्सर्जन होता है। तो इन चीज़ों का भी ध्यान दिया जाने लगा है। ठीक है, और ये भी देखा गया है कि जैसे
शहरों में ये अनुमान लगाया गया कि अकेले मोटर चालित परिवहन 60% शहरी प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। मतलब आप कह सकते हो कि शहरों में कुल प्रदूषण का लगभग 60% जिम्मेदार कौन है? जो परिवहन है, परिवहन सिस्टम है। इसका मतलब वहाँ पे ऐसा हो सकता है जो निजी परिवहन है उनको थोड़ा समय के लिए रोक सकते हैं। जैसे अभी दिल्ली में क्या हो रहा है, दिल्ली में वायु प्रदूषण ज़्यादा हो रहा है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं वहाँ पे ओड इवन फार्मूला या कुछ समय के लिए जो भारी वाहन होते हैं उनकी वहाँ पे प्रवेश पर अनुमति नहीं दी जाती है। ठीक है, ऐसे करके मतलब कई सारी चीज़ों को ध्यान दिया जा सकता है। इसके अलावा जो शहरी मतलब आप कह सकते हो शहरी वनों का विकास है, हरित आवरण है, जो वहाँ के वेटलैंड है उनमें जो कमी आई थी कहीं ना कहीं उनको फिर से हम उनको विस्तार कर सकते हैं या उनको प्राथमिकता दे सकते हैं। ठीक है, जैसे विशेषकर इसमें बात चलती है कि जो समस्या आती है कि जैसे हम मानते हैं कि 60% जिम्मेदार कौन है, परिवहन के कारण जो कार्बन उत्सर्जन होता है या वायु प्रदूषण होता है, तो कहीं ना कहीं इसमें हम सार्वजनिक परिवहन पर ध्यान दे सकते हैं। जैसे दिल्ली में मेट्रो की बात है, सीएनजी वाले वाहन है, ओड इवन फार्मूला है। ठीक है, कुछ समय के लिए जैसे बाहरी वाहन या डीजल वाले जो वाहन है उन पर बिल्कुल प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो ऐसी रणनीति जरूर अपनानी चाहिए। इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं जो प्रदूषण की समस्या आती है उनको हम कम कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी गतिविधियों को हम बढ़ावा दे सकते हैं। इसके अलावा ऐसा भी कर सकते हैं कि कुछ मतलब जो जो गाड़ियाँ होती हैं बहुत ज़्यादा निजी जो कारें हैं उनको रोकने के लिए वहाँ पे कंजेशन जो टैक्स होता है वो भी लगाया जा सकता है। कई शहरों में ऐसा किया गया है। ठीक है, ओड इवन फार्मूला चल ही रहा है वैसे। तो ये एक अच्छा आर्टिकल था जिसमें बताया गया कि कैसे हम जो शहरों की जो लाइफ अर्बन लाइफ है उनको बेटर कर सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि इस समय क्यों चर्चा में, इस समय मुंबई की बात कर लें या दिल्ली की बात कर लें या दूसरे जो छोटे शहर हैं उनमें भी क्या हो रहा है, वायु प्रदूषण की समस्या बहुत ज़्यादा आ रही है। तो इसमें आपके लिए क्या है, मेंस के लिए लिखने के लिए आपके बहुत बहुत सारे अच्छे कीवर्ड हैं, आपके पास डाटा है। प्री एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट जो क्वेश्चन आ सकते हैं इंडेक्स रिपोर्ट को लेकर वो आ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जैसे इसमें क्या है, इसमें गवर्नेंस की भी बात की गई है। देखो हमने ऊपर किस बातें की, हमने ऐसी चीज़ों की चर्चा कर ली कि कैसे हम उसको सुधार सकते हैं, लेकिन साथ में हमने गवर्नेंस को भी देखना होगा। ठीक है, यहाँ पे हमने शहरी जो था, शहरी जो कह सकते हैं जो टॉपिक हमारा था कि जो अर्बन लाइफ है उसको बेटर कैसे कर सकते हैं। तो ये रिपोर्ट विशेषकर किसको लेकर थी, प्रदूषण को लेकर या जो शहरी इन्वायरमेंट को लेकर थी। तो कैसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं अच्छा वाला, दूसरा कैसे हम जो सार्वजनिक परिवहन है उस पर ध्यान दे सकते हैं, तीसरा इसमें गवर्नेंस पर कैसे ध्यान दे सकते हैं। अब केवल मतलब ये नहीं बातों से काम नहीं चलेगा, वहाँ पे ऐसा होना चाहिए कि गवर्नेंस का मतलब सरकार वहाँ पे क्या कर रही है। जैसे अभी आपने दिल्ली में देखा, एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हो कि जैसे ही वहाँ पे वायु प्रदूषण की समस्या होती है तो वहाँ पे वाटर कैनन है, पानी का छिड़काव है, या ऐसे विकल्पों का वहाँ पे ध्यान दिया जाने लगा है, या जो प्रदूषण की इकाइयाँ उनको शहर से बाहर स्थापित कर सकते हैं। ऐसी विभिन्न एजेंसियाँ हैं जो इसको लेकर एक अच्छी गाइडलाइन के तौर पर काम कर सकती है। ठीक है, ऐसी संरचनाओं को लेकर काम कर सकती है। तो ये एक अच्छा आर्टिकल था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे का जो टॉपिक है बायोस्फीयर को लेकर है। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व आर इवॉल्विंग एज ए पॉकेट ऑफ होप। मतलब बायोस्फीयर क्या है, हमें आशा देते हैं। ठीक है, बायोस्फीयर का बहुत बड़ा रोल होता है और इसको लेकर भी हर साल क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। या तो कोई ना कोई जैसे भारत का बायोस्फीयर के बारे में क्वेश्चन आ जाएगा, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बायोस्फीयर को लेकर कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसको लेकर क्वेश्चन आता है। तो ये प्री एग्जाम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अभी क्या हुआ था, 3 नवंबर को क्या हुआ था, विश्व बायोस्फीयर रिजर्व दिवस मनाया गया था। देखो यार ये दिवस इंपॉर्टेंट है, इनको लेकर पहले क्वेश्चन आए हैं प्री एग्जाम में। यदि आप कंटिन्यूसली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हो तो इनकी थीम को लेकर क्वेश्चन आए हैं, कब मनाया जाता है, ये आपको इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो बायोस्फीयर दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व डे 3 नवंबर को मनाया गया था अभी हाल ही में। तो कहीं ना कहीं इसमें काफ़ी चीज़ चर्चा में रहती है। बायोस्फीयर क्या है, बायोस्फीयर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा कि बायोस्फीयर कैसे मतलब हमारे ना केवल इन्वायरमेंट के लिए बल्कि जीवों के लिए, या हम कह सकते हैं जो एक प्राकृतिक पर्यावरण है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोस्फीयर के अंदर बहुत सारी चीज़ें संरक्षित की जाती है, आप जानते हो अच्छी तरह से। बायोस्फीयर की यदि संरचना देखें तो उसमें 3 संरचना होती है। अंदर वाला कोर होता है, बाहर बफर जोन होता है, और बाहर सबसे लास्ट में क्या होता है, सबसे लास्ट में होता है संक्रमण क्षेत्र या ट्रांजिशन जोन होता है। ठीक है, अंदर वाला कोर हो गया, बाहर वाला बफर जोन, और एक लास्ट में हो गया ट्रांजिशन जोन। ये इसकी संरचना काम करती है। तो कोर में क्या होता है, कोर की यदि बात करें तो ये एकदम बिल्कुल इसमें मतलब यहाँ लगभग ये होता है कि जो जो भी प्रजातियाँ होती है, जीव जंतु होते हैं, उनके संरक्षण की चीज़ें होती है। और यहाँ पे मतलब आप कह सकते हो कोई जा नहीं सकता, मतलब बहुत ही सख्ती है यहाँ पे जाने के लिए, काफ़ी इसको संरक्षित किया गया है। ठीक है, और इसके अलावा जो बफर जोन होता है, कोर के चारों ओर वाला बफर जोन, ये एक तरह से आप कह सकते हो रिसर्च के लिए यहाँ पे वैज्ञानिक कई काम करते हैं। यहाँ पे थोड़ा बहुत हो सकता है, थोड़ी बहुत मतलब अनुमति है जाने की, लेकिन कोर में बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा जो संक्रमण क्षेत्र है बाहरी, जहाँ पे ऐसा होता है कि जो समुदाय है वहाँ के जो आप कह सकते हो जो लोग हैं वो भी मतलब उनके घर भी मिल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक और पारिस्थितिक रूप से टिकाऊ मानवीय गतिविधियाँ यहाँ पे अलाउ है। तो इस हिसाब से इनका ये काम करता है। आप बेसिक एनसीईआरटी में चीज़ें पढ़ते हो, वहाँ पे ध्यान रखना, कई बार ऐसे क्वेश्चन ट्रेडिशनल वाले भी आ जाते हैं, स्टैटिक टॉपिक भी आ जाते हैं। तो कोर, बफर और ट्रांजिशन जोन हमने देखा, और इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। हम जानते हैं कि बायोस्फीयर का क्या महत्व है, ये हमारे जो ग्रह है पृथ्वी, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
और यहाँ पे मतलब बहुत सारी चीज़ों को मतलब एक साथ रखा गया है। आप कह सकते हो मानव भी जीवों के साथ रहता है और जीवों का भी बहुत ज़्यादा संरक्षण यहाँ पे देखने को मिलता है। और हमने ये भी देखा कि जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो लगभग सभी जो पारितंत्र है उसमें देखने को मिलते हैं, बायो में देखने को मिलते हैं। जैसे उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों से लेकर जो अल्पाइन रेगिस्तान है सब तक मतलब कहीं ना कहीं बायोस्फीयर मिल जाता है। और जैव विविधता की सुरक्षा और प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन? बायोस्फीयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनका काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, तो इसके अलावा बायोस्फीयर ये हमें कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई लड़ने में भी बहुत ही बड़ी भूमिका निभाते हैं। ठीक है, क्योंकि बायोस्फीयर क्या करते हैं, कहीं ना कहीं फिर कार्बन डाइऑक्साइड इनका अवशोषण करते हैं, बहुत सारे वनों का विकास होता है तो ऑक्सीजन बढ़ती है, ये कार्बन सिंक का काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन से लड़ने में भी योगदान देते हैं। सूखे से लड़ने में भी बायोस्फीयर योगदान देता है, ड्रोट से, क्योंकि बायोस्फीयर में क्या होता है बहुत सारी ऐसी वेटलैंड आप सुरक्षा प्रदान कर सकते हो उनको। ठीक है, और एक जो खाद्य जाल है, पारितंत्र, उनके संरक्षण में भी बायोस्फीयर का बड़ा रोल है। हालांकि ऐसे क्वेश्चन आते नहीं लेकिन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अभी जैसे इसमें क्या हुआ था, बायोस्फीयर को लेकर यहाँ पे हमारे चेन्नई में भी कुछ मीटिंग हुई थी, उसको लेकर भी प्री एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो विश्व बायोस्फीयर रिजर्व की अभी जो दूसरी वर्षगांठ थी, ठीक है, इन महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्रों के संरक्षण और निरंतर उपयोग में हुई प्रगति पर विचार करना महत्वपूर्ण है। ठीक है, और तो इसमें क्या हुआ था, यूनेस्को ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र के साथ साझेदारी करके क्या हुआ था, चेन्नई में भारत में 10वीं दक्षिण और मध्य एशियाई बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क बैठक का आयोजन किया गया था। कब? 1 से 3 नवंबर को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं प्री एग्जाम में कि कौन सी बैठक कहाँ पे हुई, किस सम्मेलन हुआ है। ठीक है, तो इसकी थीम क्या थी? रिच टू रिप इसकी थीम थी। और इसमें क्या था, कहीं ना कहीं दक्षिण और मध्य एशिया में स्थायी पर्यावरणीय प्रथाओं के क्षेत्र में ज्ञान का आदान प्रदान करना और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ये ऐसी मीटिंग आयोजन किया गया था। तो 10वीं मतलब ये मीटिंग थी, 10वीं दक्षिण और मध्य एशियाई बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क बैठक। ठीक है, कहाँ पे? चेन्नई में आयोजन इसका किया गया था। किसने? यूनेस्को और हमारा जो पर्यावरण मंत्रालय, साथ में जो राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र है उनके साथ मिलकर ये आयोजन किया गया था। ठीक है, यूनेस्को ने ये पार्टनरशिप की थी। तो ये वेरी वेरी मोस्ट है, ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल क्या हो रहा है कि जैसे हम जो खाद्य तेल है वो बाहर से बहुत ज़्यादा आयात कर रहे हैं, और इससे क्या होता है, जो हमारा चालू खाता है वो एक तरह से चालू खाता जो घाटा है वो बढ़ जाता है। आप जानते हो कि हमने कई बार इकोनॉमी में पढ़ा है। ठीक है, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है हमारा, बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन जो खाता बनता है उसके 2 खाते होते हैं, एक होता है चालू खाता, ठीक है, एक होता है पूंजी खाता या पूंजीगत खाता भी बोलते हैं। ठीक है, तो चालू खाता में क्या होता है, इसमें विजिबल और इनविजिबल जितनी भी गुड्स होती है या जितनी भी सेवाएं होती है वो किस में आती है? इसमें आती है। और इसमें पूंजीगत खाते में क्या आता है, जैसे आपका एफडीआई है, एफआईए है, बहुत सारी चीज़ें इसमें आती है। तो चालू खाता यानी हम कितना आयात निर्यात करते हैं वस्तुओं का या सेवाओं का, उसके हिसाब से ये हमारा खाता घाटे में चल रहा है अभी, है ना। तो क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि हम अभी भी क्या बाहर से बहुत सारी वस्तुएं मंगवा रहे हैं। इसमें एक बड़ा किसका बिल है? इसका बिल है, खाद्य तेल का बिल है। अभी देखेंगे कितना बड़ा बिल है। यदि हम इतना हमारा बड़ा देश है, हमारे पास अच्छी भूमि है, उपजाऊ भूमि है, फिर भी हम खाद्य तेल बाहर से मंगवा रहे हैं, कितने सालों से मंगवा रहे हैं, कितना बड़ा बिल बनता है इनका। क्यों ना हम आत्मनिर्भर बन जाएं तो ये हमारा बिल कितना कम हो जाएगा। तो ये हम इस आर्टिकल में देखने वाले हैं। ये वेरी वेरी मोस्ट है दोनों दृष्टिकोण से, प्री एग्जाम के लिए प्लस मेंस एग्जाम के लिए, दोनों दृष्टिकोण से वेरी वेरी मोस्ट आर्टिकल है। ये डाटा आपको यूज में करनी है मेंस के एग्जाम में। प्री के अंदर तो बहुत सारे क्वेश्चन आए इस टॉपिक से, हर साल मैं देखता हूँ कि इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, दालों को लेकर या जो खाद्य तेल है उनको लेकर। तो हम देखते हैं, इसको पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ना बाद में जब ये पीडीएफ आपको मिल जाए। अच्छा, पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? ये पीडीएफ आपको अक्टूबर मंथ की और अभी 1 से लेकर 20 नवंबर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आजकल करंट अफेयर का टेलीग्राम अलग से है, ठीक है, उसका लिंक भी मैं अपने बड़े वाले टेलीग्राम पे डाल दूंगा। ठीक है, आप बड़े वाले टेलीग्राम से जुड़े हो स्टडी आइज विद धर्मेंद्र जाखड़ के साथ, तो ये आपके लिए वहाँ पे मैं शेयर कर दूंगा आज पीडीएफ। ठीक है, तो अभी देखते हैं इस टॉपिक को, वेरी वेरी मोस्ट है। इस सारणी को भी हम देखेंगे कैसे यूज में लेते हैं। चलो हम यहाँ से देख ही लेते हैं सारणी, ये पूरा टॉपिक इस सारणी पर डिपेंड है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम जो खाद्य तेल है हम कितना आयात करते हैं। 2013 की 14 की बात करें, यहाँ पे देखना, तो यहाँ पे हमने कितना क्वांटिटी में मंगाया है, यहाँ पे 11.62 मिलियन टन हमने वहाँ से बाहर से मंगाया है। इसकी वैल्यू कितनी है? 60,000 करोड़ है। ठीक है, 60,000 करोड़ का ये बिल बना अपना 2013-14 में। अब देखो 2022-23 की बात करते हैं, यहाँ पे कितना बढ़ गया, हम कितना बाहर से मंगवा रहे हैं, 16.47 यानी 16.5 मिलियन टन
जो खाद्य तेल हम बाहर से आयात करते हैं, इसका कितना बिल बन रहा है? 1,38,424 करोड़। मतलब इतना बिल बन रहा है, 1,38,424 करोड़ रुपए हम बाहर बेचते हैं, बाहर से मंगवाते हैं खाद्य तेल। ठीक है, ये कितना महंगा बिल पड़ रहा है, आप समझ गए ना। यदि यही खाद्य तेल, आप जानते हो तिलहन जो फसलें हैं हम यहाँ पे कर लें, भारत के अंदर उगाने लग जाएं, तो कितना बड़ा हमारा बिल बच जाएगा, कितना हमारा जो व्यापार में घाटा लगता है कम हो जाएगा। इस बात को समझना बहुत वैल्यू इस चीज़ की। तो डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि अच्छा, दालों में भी हम करते हैं, काफ़ी दालें बाहर से मंगवाते हैं, इस पर भी बात करेंगे ऐसा क्यों है, हम क्यों मतलब बाहर से मंगवाते हैं, इस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। दूसरा हमारा प्रोडक्शन देखते हैं एक बार, जो हमारा खाद्य तेल है उसका प्रोडक्शन एक बार नोटिस करते हैं। कई बार ये क्वेश्चन आ जाते हैं इस सारणी में, देखना कि हम खाद्य तेलों में कौन सी फसलें सर्वाधिक मतलब उनका प्रोडक्शन होता है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। किनको एमएसपी के दायरे में रखा गया है, किनको नहीं रखा गया है, ये भी हम देखने वाले हैं। जैसे हम बात करें 2013-14 की, तो यहाँ पे मस्टर्ड यानी जो सरसों राई वगैरह, जो सरसों की जैसी फसलें हैं, सब सर्वाधिक उगाते हैं हम। इनका प्रोडक्शन कितना है हमारा 2013-14 में? लगभग कितना था? 22 मतलब लाख टन कह सकते हो इसको, 22 लाख टन सरसों का उत्पादन होता था। और अभी कितना है? 39.8 लाख टन हो गया इसका। ठीक है, और टोटल की बात करें, जैसे एक तो ये ध्यान रखना कि जो खाद्य तेल है उसमें सर्वाधिक कौन सी फसलें उत्पादन होती है, तो मस्टर्ड ऑयल ध्यान रखना। ठीक है, मस्टर्ड यानी सरसों के तेल वगैरह जो होते हैं ना। बाद में दूसरा सोयाबीन। ठीक है, सोयाबीन का प्रोडक्शन अच्छा होता है, कॉटन सीड का भी होता है, राइस बार्न का भी होता है, ग्राउंडनट जो मूंगफली वगैरह है, पाम है, इनका सबका होता है। तो टोटल कितना होता है यहाँ पे दिया हुआ है, टोटल 103.35। इसको मिलियन में बना लेते हैं, चलो मिलियन में बनाए तो ये हो गया लगभग 10 मिलियन टन हो गया। ठीक है, 10 मिलियन टन। और यहाँ पे कितना हो गया? 16 मिलियन टन हो गया। 16, हाँ एक मिनट, थोड़ा सॉरी इसको नहीं, यहाँ पे देखना, 16 मिलियन टन हो गया। तो 10 ये हो गया। टोटल कितना है? लगभग हमारी डिमांड कितनी है? 26 मिलियन टन। 26 मिलियन जो टन हो गया, ठीक है, हमारी डिमांड है, जिसमें हम भारत में कितना उगा रहे हैं, कितना उत्पादन कर रहे हैं? 10 मिलियन टन। बाहर से मंगवा रहे हैं बहुत ज़्यादा। मतलब आप ये देखो, भारत से मतलब आप कह सकते हो लगभग 1.5 गुना हो गया नाम से ना। तो इसमें लिखा भी है कि पिछले 10 वर्षों के दौरान भारत का खाद्य तेल आयात लगभग 1.5 गुना और रुपए के संदर्भ में लगभग 2 गुना हो गया है। इतना हम बाहर से मंगवा रहे हैं। तो ये ध्यान रखना कितना प्रोडक्शन करते हैं। ये सारणी जब आप देखोगे ना, तो आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ से समझोगे जो मैं कहना चाहता हूँ, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। साथ में एक ये भी चीज़ें कि जैसे मेंस के एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो कुछ डाटा यहाँ से इस्तेमाल कर लेना। और ये देखना, इसमें एक समस्या और दिख रही है कि यदि हम डिपेंड विश्व पर, बाहर से हम खाद्य तेल पर डिपेंड है, तो यदि वैश्विक स्तर पर खाद्य तेल जो है उसकी कीमतें बढ़ती हैं, तो कहीं नहीं कि जो इन्फ्लेशन है उसको हम कंट्रोल कैसे करेंगे, क्योंकि हम तो बाहर से मंगवा रहे हैं। अभी हम देश के अंदर ही उनका उत्पादन कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन सरकार कंट्रोल कर लेती है। लेकिन बाहरी स्तर पर वैश्विक समस्याओं के कारण जब ऐसा होता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए ये जो दिया गया, इसमें दिखाया गया डोमेस्टिक और ग्लोबल लेवल पर जो हमारा वेजिटेबल ऑयल का इन्फ्लेशन है वो दिखाया गया है। तो ये भी एक संकट देखने को मिलता है। कई बार बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं रहती है। ठीक है, तो ये मोटा मोटी समझ गए होंगे जो मैं आपको समझा पा रहा हूँ। बाकी आप भी खुद भी समझदार हो, इस सारणी को देखना और समझना। तो कितना हो रही डाटा आपको पता होना चाहिए कि हम कितना मंगवा रहे हैं। एटलीस्ट ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि लगभग आप इतना याद रख लो, 1.4 लाख करोड़ रुपए हम बाहर दे रहे हैं। लगभग बाहर से हम इतना मतलब मिलियन टन जो है खाद्य तेल मंगवा रहे हैं। उत्पादन हम इतना कर रहे हैं, लगभग 10 मिलियन टन उत्पादन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। तो इसमें क्या है, जो खाना पकाना और खाद्य तेल जो है उसमें वनस्पति तेलों का आयात रिकॉर्ड कितना हो गया? 16.5 मिलियन टन हम बाहर से मंगवा रहे हैं। ठीक है, और 10 साल से हम देखें लगातार ये देखने को मिल रहा है कि 2013-14 में इतना मिलियन टन था, इतने करोड़ रुपए का हम मंगवा रहे थे, और अभी ये हो गया इतने लगभग रुपए का हम मंगवा रहे हैं बाहर से। तो ये काफ़ी मतलब इतना बड़ा बिल आप समझ सकते हो। आप खुद सोच रहे हो इस बात को लेकर। अब देखो, ये क्वेश्चन आता है, आपके मन में भी आया होगा, मेंस के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि क्या कारण है कि हम मतलब खाद्य तेल का इतना उत्पादन नहीं कर रहे हैं। तो इसमें बहुत सारी ऐसी पॉलिसी आपको नजर आएगी। सबसे पहले जैसे आप हरित क्रांति की बात कर सकते हो। हरित क्रांति के अंदर हमने किन फसलों को ज़्यादा महत्व दिया? हमने गेहूं को महत्व दिया, हमने चावल को महत्व दिया। ठीक है, हमने किसको इग्नोर किया? हमने दालें और तिलहन को इग्नोर किया। हम उस समय इतना सोच नहीं पाए थे, क्योंकि एक हमारी मजबूरी थी। अब इसको हम ये नहीं कहेंगे उस समय की सरकार जिम्मेदार थी, ये था हमारी मजबूरी थी कि सबसे पहले क्या है, खाद्य सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप ये देखो खाद्य सुरक्षा में इंपॉर्टेंट क्या है, गेहूं और चावल इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उस समय क्या कर रहे थे हम, जो महंगा मतलब आप कह सकते हो यूएस से मंगवा रहे थे। तो पहली प्राथमिकता हमारी थी कि लोगों का पेट भरा जाए। तिलहन का बाद में सोचेंगे, एक तो ये हो गया। लेकिन हाँ,
ये कारक जो हमारी रणनीति है उसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, आप मान सकते हो। ऐसा क्वेश्चन मेंस के एग्जाम में आ जाए। दूसरा कारक आप बता सकते हो एमएसपी। अब एमएसपी में हमने किन ज़्यादा महत्व दिया, गेहूँ चावल या अन्य जो फसलें हैं उनको महत्व दिया। हमने तिलहन और जो दालें हैं उनको महत्व हाल ही में दिया है, पहले इतना महत्व नहीं दिया था। अभी तो सरकार ने अच्छी पॉलिसी चेंज की है, जो एमएसपी के दायरे में बहुत सारी तिलहन वाली फसलें शामिल की है। अब ये देखना, गूगल करना कि तिलहन की कौन सी फसलें, दालें कौन कौन सी एमएसपी के दायरे में आती है। तो पहले हमने इसको इग्नोर किया, अब हम शामिल कर रहे हैं। तीसरा आप कह सकते हो कि एमएसपी वाला चलो हो गया, आप कह सकते हो पॉलिसी लेवल पे, और ये कह सकते हो कि इनकी रिसर्च की बात कर सकते हो कि हमारे इनके भी, जैसे कि हमने गेहूं के या चावल के अच्छा रिसर्च किया था, लेकिन दालों का तिलहन का जो अभी हाल ही में एक मामला आपने देखा होगा कि जो हमारी जीएम मस्टर्ड है, ठीक है, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो सरसों की प्रजाति है, उसको लेकर अभी कितने मामले चर्चा में हैं, उसको हमने अभी फील्ड ट्रायल के लिए इतना मौका नहीं दिया है। तो ये भी आप बता सकते हो कि एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं कि तिलहन की फसलें होनी चाहिए, दूसरी तरफ जो अच्छे बीजों का विकास हो रहा है उसको लेकर कई सारे मुद्दे चर्चा में रहते हैं। तो ऐसे आप समझ गए ना, इन चीज़ों के लिए चर्चा करनी पड़ती है कि क्या कारण है कि हम आज मतलब पिछड़ रहे हैं, बाहर से बहुत ज़्यादा मतलब मंगवाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। भारत में इतना उत्पादन नहीं है, हमारी डिमांड बहुत ज़्यादा है, जनसंख्या बढ़ रही है। तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी, खाद्य तेल है, दालों की, इनकी डिमांड बढ़ेगी, ठीक है, लेकिन उसके क्या होता है, उसके सापेक्ष जो होना चाहिए था प्रोडक्शन, वो उतना नहीं हो पाया। हालांकि सरकार अब ऐसा प्रयास कर रही है कि मतलब अच्छा प्रोडक्शन हो, अच्छे बीजों का विकास हो, ठीक है, इन चीज़ों की ओर ध्यान दिया जा रहा है। अच्छा किसानों को मूल्य मिले तो किसान क्यों नहीं बोएंगे फिर, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना जरूरी है। तो ये सारी चीज़ें हैं, डाटा भी अच्छे इसमें दिए गए हैं। और जो क्वेश्चन आता है, देखो क्वेश्चन कैसे आता है, 2018 के एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आया है कि पिछले 5 वर्षों में आयातित खाद्य तेलों की मात्रा खाद्य तेलों के घरेलू उत्पादन से अधिक रही है, ठीक है, बिल्कुल सही फैक्ट है ये, ऊपर हमने देखा था। सेकंड फैक्ट इसका एक अलग फैक्ट है। तो और ये तो एक एग्जांपल दिया है, ऐसे क्वेश्चन लगभग देखने को मिलते हैं। कभी एमएसपी के अंदर तिलहन फसलों को लेकर अलग अलग दायरे में ऐसा पूछा जाता है। तो ये हमारे अच्छे आर्टिकल टॉपिक थे। अब देखो इसमें बहुत सारे टॉपिक आप बोलोगे छोड़ दिए आपने, ऐसा नहीं किया। मुझे जो अच्छा लगता है कि जो, जैसे मैं भी आपके साथ एग्जाम में बैठ रहा हूँ तो मुझे लगा कि हाँ ये आर्टिकल मुझे पढ़ना चाहिए, फालतू का कचरा नहीं पढ़ना है। जो जो आर्टिकल इंपॉर्टेंट है वो मैं डिस्कशन यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है। इसी तरीके से पढ़ने का मेरा तो नज़रिया यही है। बाकी मंथली मैगजीन तो पढ़ते हैं, क्यों फिर ज़्यादा टाइम खराब करेंगे न्यूज़पेपर में, ठीक है। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।